हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 5 की। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इसमें क्या है कि हम लोग अभी बात करेंगे नॉलेंस इक्वेशन। नॉलेंस इक्वेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर की, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस इक्वेशन से और बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व होती हैं। तो देखिए क्या है नॉलेंस इक्वेशन। अभी हमने पिछले लेक्चर में जाना कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस पे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रोलाइट था उनकी कंसंट्रेशन कितनी ली थी, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितनी ली थी, 1 मोलर। और उन 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था, उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे, और उसकी हर एक स्पीशीज के लिए अलग वैल्यू थी, राइट। अभी क्या है, जैसे ही अपनी सेल वर्क करना शुरू करती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया। अब मैं जो जिसकी बात हमने सबसे ज्यादा करके उसी की बात करूंगा, ज्यादा एक एक चीज नहीं बता रहा मैं इसमें, वैसे तो सॉल्व जो बाकी चीजें भी होंगी, मैं सिर्फ थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ जो चीज हमने करी थी। इधर जिंक जैसे ही ये चालू होगा तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ पे SO4 नेगेटिव इंक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं। Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहे थे, Cu सॉलिड बना के जमा हो रहे थे। तो SO4 नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब Cu2 पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। ये दो चीजें हो रही हैं। अब ये दो चीजें होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण और वहां पे घटने के कारण जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो धीरे धीरे करके ये जो पोटेंशियल है वो कम होता रहता है, ठीक है। अब क्या है, अगर ये कम होता रहता है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है कि इसमें क्या कंसंट्रेशन और इसमें क्या कंसंट्रेशन है, इसमें Zn2 पॉजिटिव की क्या कंसंट्रेशन और इसमें Cu2 पॉजिटिव की क्या कंसंट्रेशन, इस पे चीज डिपेंड करती है, राइट। ये चीज समझ में आ रही है। अब ये कैसे डिपेंड करती है वो चीज हम जानेंगे नॉलेंस इक्वेशन को समझते, ठीक है। तो देखिए ये चीज तो मैंने डिस्कस कर ली। अब नॉलेंस इक्वेशन है क्या वो देखते हैं। हम कंसीडर करके चलते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि मान लो एक आयन है मेटल का आयन है जिसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है। N इज एनी नंबर 1 2 3 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो N चार्ज है तो N इलेक्ट्रॉन्स लेके ये क्या करेगा, मेटल बनाएगा जो कि सॉलिड होगी, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये, ठीक है। यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, 2। अब शायद समझ में आ रहा होगा आपको। तो अलग अलग मेटल के लिए N की वैल्यू अलग हो जाएगी, यहाँ पे मेटल की अलग हो सकती है। मेनली रिएक्शन ये होगी, ठीक है। अगर इस रिएक्शन के लिए मेरे को किसी भी कंसंट्रेशन पे ये जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो मेरे को नॉलेंस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नॉलेंस इक्वेशन क्या है, नॉलेंस इक्वेशन है, ये है ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हम इसको साफ करता हूँ। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी
कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे, इस पे कोई शर्त नहीं है कि ये स्टैंडर्ड होगा, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे है E नोट, यहाँ पे देखो इसी का स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे तो मेटल लिखेंगे ना, मैं तो इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे लिया था मैंने। तो यहाँ पे Mn पॉजिटिव से Mn का ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अगर कॉपर की बात करो तो Cu2 पॉजिटिव, Cu आएगा इधर। अब इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा RTNF, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉगरिथम, और देखिए 1/1 भी छोड़िए, ये कह सकते कि M प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी ये, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, Mn पॉजिटिव, ठीक है। ये बात होगी, ये है नरेंस इक्वेशन, ये क्या है, नरेंस इक्वेशन। अब इसी को थोड़ा और ज्यादा इलैबोरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको और ज्यादा समझ रहे हैं। तो ये एक हाफ सेल की नरेंस इक्वेशन है, अभी फुल सेल की नहीं, क्योंकि एक ही तरफ हुआ है ना रिडक्शन, दूसरी तरफ भी तो कुछ होएगा। तो इतनी बात हमें समझ में आई, ठीक है। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, इधर यहाँ पे जो भी चीज सॉलिड होती है, सॉलिड जो चीज होती है उसकी कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है, 1 मोलर हमेशा। ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे सॉलिड लिखा मिले पीछे वहां पे आप 1 कर दोगे, और कई जगह पे आपको लिक्विड में भी लिक्विड लिखा होगा ना, वहां पे भी आपको कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, 1। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बाकी नीचे वाले की। हाँ, अब लिक्विड और एक्वस में फर्क होता है, एक्वस लिखा मिलेगा जहाँ पे कंसंट्रेशन होगी एक्वस आयन की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं माननी है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार करनी पड़ सकती है। इसको आप छोड़ ही दो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छोड़ दो, कभी आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो आप देख लोगे। इसको याद रखना है, इसकी जो मैं नीचे बोला लिक्विड में तुम गड़बड़ कर दोगे मेरे को लगा। तो सॉलिड में ध्यान रखना कि 1 मोलर के लिए है, ये 1 मोलर माना जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोलर मान लूं तो यही इक्वेशन बनेगी, E नोट Mn पॉजिटिव से Mn, यहाँ पे भी मैं को ये लिखना चाहिए Mn पॉजिटिव से M का है ये, ठीक है। यहाँ पे RTNF नेचुरल लॉगरिथम, ये हो गया 1, और यहाँ पे बचा है ये। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होगा भाई, ये है हाफ सेल के लिए, ठीक है। अभी हमने है ना, ये तो हाफ सेल की बात होगी। अब है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे को कॉपर और जिंक की 2 हाफ सेल आपस में कनेक्ट कर दूं, तो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, तो उसकी हम बात करते हैं डायरेक्टली, ना कि यहाँ पे कुछ टाइम वेस्ट करते हैं। थोड़ा आइडिया हमें यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे बात करेंगे, तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट और यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्विलिब्रियम में भी किया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब हम मान के चलते हैं कि हमने निकालना है कॉपर और जिंक की जो हाफ सेल है उसके बीच का जो पोटेंशियल होएगा उसकी बात कर रहे हैं, सेल का पोटेंशियल कैसे। अब ये जो इक्वेशन देखिए इसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या करना है हमें, याद रखना कुछ चीजें जो बोल रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं कॉपर हाफ सेल की बात करूं, कॉपर हाफ सेल,
तो दोनों में रिडक्शन मान के चलेंगे, कॉपर में भी और उसमें भी। बाकी मैं बात बताता रहूंगा बीच में वक्त आपको, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये हो गया एक्वस है ये, ठीक है। कॉपर एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना रहा है, सही है। अब इसकी अगर आपको इक्वेशन लिखनी हो, इसकी इक्वेशन नरेस्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? ई Cu2 पॉजिटिव से Cu, ठीक है। फिर क्या होगा? ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu, यहाँ पे माइनस RT एन एफ, एन की तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2, तो एन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। नेचुरल लॉगरिथम आ गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो सॉलिड है तो 1 मान लेंगे, इसको तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, टाइम वेस्ट ना करो। यहाँ पे रिएक्टेंट में ये है, इलेक्ट्रॉन को तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर मैं जिंक हाफ सेल की बात करूं, जिंक हाफ सेल, अगर उसमें भी रिडक्शन की बात करूं, अब क्यों कर रहा हूँ रिडक्शन, वहां तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिडक्शन क्यों कर रहा हूँ। उसमें तो होता है रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, फिर भी मैं रिडक्शन लिखूंगा। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये बन गया जिंक सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे सॉलिड है। अब इसकी अगर इक्वेशन आप लिखना चाहें तो आप ऐसा लिखेंगे, ई Zn2 पॉजिटिव से Zn, ठीक है, इज इक्वल टू ए नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस में RT एन एफ, एन की वैल्यू है 2, तो एफ नेचुरल लॉगरिथम। अब प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे कि ये सॉलिड है, और इसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ हमें दी मिलेगी, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे इसमें। Zn2 पॉजिटिव एक्वस है ये, इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वहां पे, यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगी Zn की। तो ये 2 चीजें होगी। अब इसका मैंने रिडक्शन क्यों लिखा वो देखिए। आपको याद हो तो हम क्या करते होते थे, ई नॉट सेल अगर निकालना होता था, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करते थे, राइट। ये तो था स्टैंडर्ड के लिए, तो था स्टैंडर्ड के लिए। अगर ये चीज स्टैंडर्ड ना हो तो ये बस नोट हट जाएगा, यही इक्वेशन बनेगी, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, नोट नहीं लगेगा, सॉरी। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, एट एनी कंसंट्रेशन है, एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे है ये। अब गौर से देखिए, राइट में क्या होगा? कॉपर, पहले बात कर चुके हैं। लेफ्ट में क्या होगा? जिंक, ठीक है। अब देखिए कॉपर की तो वैल्यू हमारे पास ये है, और जिंक की वैल्यू है ये। अब समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ई नोट लेफ्ट, सॉरी ई लेफ्ट है ये, ई लेफ्ट, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ई लेफ्ट है ये, ई एल, ठीक है। और ये वाली चीज क्या है? ई राइट, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई राइट, और यहाँ पे आ जाएगा ई लेफ्ट। तो इसी की बात करता हूँ मैं। देखिए ई, यहाँ पे जगह चाहिए क्या? मैं अभी के लिए इसको ध्यान रखना, आप लोग चाहो तो उतार लो, इसको लिख लो अच्छी से कॉपी में। तो मैं फिर साफ करने की जरूरत पड़ेगी इसको, मेरे को मैं साफ करके फिर बात करता हूँ क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। तो देखिए आपने आई उतार लिया होगा इसको, मैं उतार स्क्रीनशॉट ले लो और अपना हमसे करें वीडियो, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को सेल का पोटेंशियल निकालना है एंड कंसंट्रेशन पे, तो क्या होगा? ई राइट में कॉपर लेना था, कॉपर की वैल्यू देखो क्या थी, ई CO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये नोट था, और यहाँ पे सी सॉलिड माइनस RT 2F, और यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम 1/Cu2 पॉजिटिव
ठीक है, कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी। इसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ए नॉट जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन माइनस आर टी टू एफ नेचुरल लॉगरिथम 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये वाली बात तो होगी हमारी। अब गौर से देखना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं, ठीक है, इसी स्टेप में करने वाला हूँ मैं, इस ब्रैकेट को हटा दूं तो जो पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? ठीक है, तो ये होगी नेगेटिव और ये होगी पॉजिटिव। और देखिए ये वाली चीज, ये वाली चीज, मैं इस चीज को इसके पास ले आता हूँ, तो ये देखो ई नोट सी यू टू पॉजिटिव से सी यू माइनस ई नोट जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन। ये अगर आपको ध्यान में तो ये होता था ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, ये ई नोट ऑफ सेल हो गया। अब वैल्यू रहते हैं माइनस के ये और प्लस के, राइट? ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो ये एल एन नेगेटिव हो जाएगा और आर टी पॉजिटिव ही रखता हूँ। तो ऐसा नहीं करूँ, ये दोनों चीजें तो खत्म होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अपना माइनस का आर टी अपॉन टू एफ एल एन, ठीक है, इसके अपॉन सी यू टू पॉजिटिव ये बचा है, ठीक है। अभी आर टी टू एफ एल एन 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव ये बचा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ पे मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बाहर नेगेटिव ले लूंगा, देखो यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आर टी को कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, तो ये सही हो गया, ई सेल टी नॉट ऑफ सेल हो गया। हाँ जी, इसमें मैं माइनस का आर टी कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का आर टी अगर मैंने कॉमन ले लिया, अगर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लेता हूँ, देखो ये ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस आर टी टू एफ ले लिया, ये चीज कॉमन थी इसमें, तो ये मैंने कॉमन ले ली, तो बाहर नेगेटिव कॉमन है अगर, तो इनके साइन चेंज रहेंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी ही नेगेटिव था तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, जो पॉजिटिव था ये वाला ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एल एन 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात भी हमें समझ में आई। अभी के लिए अब गौर से देखना, ये नेगेटिव साइन है ना, तो आपको पता है एल एन को अगर मैं कॉमन लूंगा, एल एन को मैं कॉमन लूंगा लॉगरिथम को, नेचुरल लॉगरिथम को, तो माइनस का साइन जब इसमें होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो मैं कैसे लिखता हूँ, आपको इतना पता होना चाहिए, आर टी टू एफ एल एन, ठीक है, ये 1 अपॉन सी यू टू पॉजिटिव तो है ही। अब ये माइनस का साइन होने की वजह से ये क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, इसके 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मैं ऊपर ला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये जेड एन टू पॉजिटिव, सही है। तो इतनी जो वैल्यू बनी है अपनी वो आपको आई होप कि समझ में आई होगी। ये इक्वेशन बन गई अपनी लॉरेंट्ज इक्वेशन फॉर जेडन एंड कॉपर सेल, जिंक और कॉपर की जो सेल थी उसकी लॉरेंट्ज इक्वेशन ये बन गई। अब इससे हम कुछ जनरलाइज रिजल्ट निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे हर एक इक्वेशन में, ठीक है। तो इस चीज को आप कॉपी में साफ सुंदर से अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, फिर मैं और बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमें बात समझ में आई, आगे गौर करके देखो आगे क्या हो रहा है।
हाँ जी, तो ये इक्वेशन हमने बना ली। और आपको अगर Zn की और कॉपर की इक्वेशन मिला के जो बनती थी वो ध्यान हो तो मैं बताता हूँ। देखो Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn सॉलिड ये इक्वल्स होता था, मिलके क्या बनाते थे Cu सॉलिड और Zn2 पॉजिटिव इक्वल्स। इस इक्वेशन की ये इक्वेशन बनी है, राइट। तो गौर से देखो, ये चीजें हैं प्रोडक्ट में और ये चीजें हैं रिएक्टेंट में, ठीक है। अब प्रोडक्ट में ये चीज सॉलिड होने के कारण ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं ना, देखो इन दोनों को मैं प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखता हूँ तो Zn2 पॉजिटिव तो लिखा रहता है यहाँ पे क्योंकि ये एक्वस है, पर सॉलिड यहाँ पे लिखा होता तो सॉलिड की वैल्यू 1 होती, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कह सकता हूँ मैं, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में इन दोनों को लिखता तो ये तो 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, देखो ठीक है यहाँ पे, और बचता क्या Cu2 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2 या फिर n की वैल्यू हमें दोनों के लिए इक्वल रखनी है, वो चीज मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं। इसको ध्यान रखना भाई कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बहुत अच्छे से याद रखना है ये। अभी मैं साफ कर रहा हूँ, इसको कर दूं ना, चलो ऊपर करते हैं फिर आते हैं इससे। तो मान लो मैं ऐसी कोई चीज कह रहा हूँ कि कॉपर सॉलिड है और वो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ऐसे ही उसके कनेक्शन कर दिया मैंने किसके साथ, Ag के साथ। Ag सॉलिड बना रहा है, ठीक है, इक्वल्स वगैरह समझ लेना अभी के लिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। अगर इक्वल करने हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इक्वल हुए कि नहीं, ये कैंसिल होंगे। जोड़ के आप क्या लिख सकते हो, Cu सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, गोस टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 Ag। अब गौर से देखना इस इक्वेशन को और इसकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी उस चीज को। तो देखिए क्या होगा, ई सेल में को निकालनी है, इसको सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएम का मतलब, अच्छा ई नॉट ऑफ कौन सी सेल है, Ag की और कॉपर की, माइनस आर टी, एन की वैल्यू है 2, एस नेचुरल लॉगरिथम। प्रोडक्ट में क्या है, देखो 2 चीजें हैं, ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, 1 की पावर कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये Cu है प्रोडक्ट में, Cu की पावर इसकी कंसंट्रेशन होगी। रिएक्टेंट में देखो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी तो ये बच गया। तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। अब याद रखना ये बात स्टोइशियोमेट्री पावर में जाएगी, स्टोइशियोमेट्री will go in power of concentration, कंसंट्रेशन की पावर में जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं हम लोग। देखिए ये तो था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये है एट एनी कंसंट्रेशन, ये है गैस कांस्टेंट, आपको पता ही होगा इसकी वैल्यू होती है कितनी, 8.314, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा जी, टी टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लेके चलते हैं अपन, और फैराडे 1 फैराडे की जो
वैल्यू होती है वो इतनी लेके चलते हैं इसके आसपास कूलम्स। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं और नेचुरल लॉगरिथम को भी मैं देखो, नेचुरल लॉगरिथम को ln x को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे ln x को अपन 2.303 log x लिख सकते कि नहीं लिख सकते। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये पूरी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, गूगल से देखेंगे, इधर साफ करके लिख रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को मैं ये वैल्यूज पुट करके अगर मैं लिखूं तो देखिए ई सेल ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। ठीक है, चलो लिख देते हैं, टी की वैल्यू 298 96,487 into 2। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम से क्या आया 2.303 log। ठीक है, फिर क्या हो गया CO2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज बची। अब गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज है इसकी वैल्यू देखो कांस्टेंट है सारी चीजें, तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखो, याद ही रख लेना, बार बार कैलकुलेटर में डाल के करोगे या फिर कुछ और करोगे, कॉपी में से सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इससे अच्छा डायरेक्टली याद कर लें ये वाली चीज कि इतनी सारी चीज, ये वाली चीज सोल्व होके क्या आती है 0.0591। ठीक है, या पेन की वैल्यू आ जाती है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, देखो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इतनी बात हो चुकी है अपनी। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन बनाते हैं इसकी, कुछ भी हो स्टोइकोमेट्री कुछ भी रखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए मान लो हमें कोई ऐसे कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो आपको याद रखना है, इक्वेशन अभी तक मेरेंस की ही बात हो रही है। तो मान लो हमें क्या ए, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये तो ऐसे कुछ पॉजिटिव था, एक्स पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, ये तो सेम चार्ज ही मिलेगा इन पे, कोई ना। ऐसे ही यहाँ पे डी डी, ठीक है, अच्छा जी वाई, अच्छा इस पे 50। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हुआ कि ए ठीक है प्लस बी वाई पॉजिटिव, कुछ ऐसे बन गया। अगर इसकी हमें नरेंस इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनेगी, तो आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल होएगा इसका माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि n इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे ये वो वाली चीज आपको याद होगी, यहाँ पे आएगा n। ये कंडीशन है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए इतना, पर आपको हर एक क्वेश्चन में इतना ही मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। लोग प्रोडक्ट में देखो आयन क्या है, ये आयन है, तो आयन की कंसंट्रेशन अपनी मायने रखती है, सॉलिड की नहीं, क्योंकि सॉलिड तो हो जाएगा 1। तो इसकी देखिए, तो बी वाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर कितनी चल जाएगी, इसकी स्टोइकोमेट्री बी जो है। ऐसे ही यहाँ पे ए वाले की क्या है, ए एक्स पॉजिटिव की पावर कितनी चली जाएगी, इसकी जो स्टोइकोमेट्री है। तो स्टोइकोमेट्री की कंसंट्रेशन की पावर में जाएगी, ये वाली इक्वेशन यहाँ आपको याद रखनी है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट और इनकी स्टोइकोमेट्री की पावर में होगी। ठीक है, तो ये वाली बात होगी नेक्स्ट में।
ठीक है, ये बात समझ के चलना आप। थोड़ा बहुत मैं कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ, इसके अलावा भी वो देखते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे करके अपन खत्म करेंगे बात को। तो साफ कर रहा हूँ इसको, देखिए अभी क्या है कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ रही बात। गौर से देखना जो मैं क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं भाई, देखना। मान लो अपने पास ये हो गया, क्या हो गया कि मैं एक बार पूरी इक्वेशन लिखता हूँ, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स, ये तो आपको आदत होगी होगी देखते रहने की, सॉलिड, ठीक है, ऐसे हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या है, E सेल E नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन यहाँ पे 2 होगी लॉग प्रोडक्ट में क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट में होगा Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि Zn की कंसंट्रेशन बढ़ने पे क्या होगा, Cu की कंसंट्रेशन बढ़ने पे क्या होगा, या फिर इनकी कंसंट्रेशन चेंज होने पे क्या होगा। तो ध्यान से देखना, अब गौर से देखना, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टर्म होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा। ये जो पॉजिटिव टर्म है इसमें से कुछ चीज माइनस हो रही है, जो ये चीज अगर बड़ी होगी, ये चीज अगर बड़ी होगी तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी, देखो इसमें से कांस्टेंट टर्म में से, कांस्टेंट पॉजिटिव टर्म में से जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू ये घटेगी उतना ही ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो छोटा आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस पूरी टर्म को x कहूं, ठीक है, अगर पूरी टर्म को x कहूं तो E सेल x पे कैसे डिपेंड करती है, x बड़ा होगा ना, x की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इस नेगेटिव को एक्सक्लूड करके x की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो E सेल की वैल्यू छोटी होगी, तो ये कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लो Zn की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, Zn की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इस पूरी टर्म की कंसंट्रेशन वैल्यू बढ़ रही होगी, इस पूरी टर्म की वैल्यू बढ़ रही है तो ये पूरी टर्म की वैल्यू बढ़ रही है, और ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, और x की वैल्यू बढ़ रही है तो E सेल की वैल्यू घट रही है, ठीक है। दूसरी बात, कॉपर की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है, कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये पूरी टर्म घटेगी, अभी ये चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कॉपर चेंज हो रहा है, तो ये पूरी टर्म घटेगी, ये पूरी टर्म घटेगी तो x की वैल्यू घटेगी, ये पूरी टर्म कम होगी तो यहाँ पे इस कांस्टेंट टर्म में से कुछ छोटी वैल्यू माइनस होगी, छोटी माइनस होगी तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन वेरी करने से क्या फर्क पड़ता है ई सेल पे, ये वाली बात आप समझना। अब हम लोग एक और बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, फिर इसके बाद में क्वेश्चन में करेंगे इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ। हाँ जी, अब क्या है, हम लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल में क्या रिलेशन है, ई नॉट सेल सॉरी, ठीक है, वो वाली बात समझते हैं। तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, ए नॉट ऑफ सेल एंड के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है, पता ही होगा आपने, इक्विलिब्रियम यूनिट पढ़ी होगी कौन सी में, 11th क्लास में। अच्छा, तो देखिए अभी के लिए मैं अगर Zn और कॉपर की सेल की बात करूं तो मैंने बोला कि धीरे धीरे क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे अपनी सेल काम करी थी ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, Zn की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ठीक है, मैं बता दूं ई सेल ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली
वैल्यू थी, यहाँ पे 2 log, ठीक है। यहाँ पे Zn की कंसंट्रेशन और यहाँ पे Cu की कंसंट्रेशन। अभी आपने मैंने शुरुआत में बताया था कि जैसे जैसे सेल चलती है तो Zn की रोड पिघलती है और Zn2 पॉजिटिव बनते रहते हैं, राइट। ये बनते रहते तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहती होगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और कॉपर की वैल्यू घटती रहती है, आपको पता होगा। तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी, तो ओवरऑल क्या होगा, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, एक बार ऐसा आएगा कि यहाँ पे ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगी। जब ये इक्वल हो जाएगी ई नॉट सेल के, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी। अभी गौर से देखना, क्या देखना है भाई, ये वाली चीज 0 कब होगी, और वहां पे एक चीज ये भी हो सकती है भाई कि यहाँ पे ये हो जाए कि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो कट जाएगा ये। इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो ये कट जाएगा, और फिर ये 1 बचेगा, log 1 मतलब 0, ये पूरा 0, और ये ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल आ गए, तो फिर स्टैंडर्ड केस हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन इक्वल कब होती है, जब हम स्टैंडर्ड केस लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो क्या होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नो चार्ज फ्लो, ये बात ध्यान रखना, नो चार्ज फ्लो मतलब नो चार्ज फ्लो का मतलब ये है ना तो Zn से वहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ना वहां से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। और जो नेट चार्ज होगा वो फ्लो 0 हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम देखो, गौर से देखना, यहाँ पे ये जो चीज है Zn सॉलिड, Cu2 पॉजिटिव मिलके क्या बना रहे हैं, Cu सॉलिड Zn2 पॉजिटिव। अब इसका के इक्विलिब्रियम अगर आपको लिखना हो तो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम में भी सॉलिड की वैल्यू को 1 लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन तो आएगी, Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ, ये बात आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, और एक और बात, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैं ये दो चीजें पुट करता हूँ, एक तो इन इसकी पूरे की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के इक्वल और इसकी वैल्यू 0 की इक्वल, फिर क्या होता है वो बात हम करते हैं। फिर ये होता है कि अपना 0 इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591, ठीक है। और यहाँ पे लोग के इक्विलिब्रियम, ये बन गया भाई। अब गौर से देखना, इस पूरी टर्म को अगर उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव, उधर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगी 591/2 log के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अब गौर से देखो, इस टर्म को मैं उधर ले जाऊं और इधर बच गया log के इक्विलिब्रियम, तो उधर बचेगा 2/0.0591 और इसके इनटू में ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे एंटी लॉगरिथम अगर मैं लेता हूँ तो log हटेगा और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा 10 की पावर में चला जाएगा, 10 2/0.0591 into E नॉट ऑफ सेल। ये तो हमने बात करी है कॉपर और जिंक की। यहाँ पे ये सभी इक्वेशन पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे n आ जाएगा। अगर जनरल की बात करूं, जनरल की अगर मैं बात करूं तो के इक्विलिब्रियम इक्वल होगा 10 की पावर n/0.0591
एन ई नॉट ऑफ सेल अपॉन, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये इक्विलिब्रियम की हमने बात कर ली। अब इसके बाद में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस पे आए हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्ड एग्जांपल है ये फर्स्ट इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें हमें ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। और इस रिएक्शन को देने के बाद में हमें एक चीज और दे रखी है, ई नॉट ऑफ सेल, जो कि 3.17 वोल्ट है। हमसे दो चीजें पूछी है, सेल को रिप्रेजेंट करना है और ई सेल की वैल्यू निकालनी है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको याद होगा, ए बी सी, ठीक है। अब गौर से देखना, ये मैंने पहले से ही सोल्व करके रख लिए हैं ताकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ना करनी पड़े और वीडियो का टाइम इतना ज्यादा बढ़ ना जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Mg में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो इसीलिए एनोड होगा। Mg से Mg2 पॉजिटिव एनोड हो गया। Ag पॉजिटिव से मतलब वन पॉजिटिव स्टेट से जीरो में आ रहा है, तो इसका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड पे होगा, देखो कैथोड सी पे है ये, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे होगा, ये एनोड पे है। के बाद में सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद में अभी क्या आता है, हमें सेल रिप्रेजेंट तो हमने कर ली, इसके बाद में आएगा ई सेल। ई सेल कैसे कैलकुलेट करें, तो ई सेल का इक्वेशन के हिसाब से ये बनता है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा ऊपर, प्रोडक्ट में ये तो सॉलिड है तो नहीं आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पे Mn आ गया, ठीक है। ऐसे ही रिएक्टेंट आएगा नीचे, रिएक्टेंट में ये आएगा और इसकी स्टोइकियोमेट्री आएगी इसकी पावर में। अब Mn की कंसंट्रेशन ये दे रखी है और Ag की कंसंट्रेशन ये दे रखी है, ये Mn की कंसंट्रेशन ये पुट कर दी हमने और Ag की कंसंट्रेशन ये पुट कर दी। देखो इस चीज को हम 10 की पावर -4 भी कह सकते हैं, राइट। तो मैंने 10 की पावर -4 पुट करा है और ये 2 से मल्टीप्लाई करके 10 की -8 बनेगा और ऊपर जाके -8 +8 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब क्या है, ये जो पूरा सोल होके आएगा, आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा सोल होके इतनी वैल्यू आ जाती है, ये ये यहाँ से जो लॉग की वैल्यू सोल होके आई, ठीक है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होके ये बन गया और इसमें से माइनस हो गई, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड जो सोल्ड एग्जांपल है, उसमें हमें ये रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन क्या, इसको सेल कहेंगे हम लोग। इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, के इक्विलिब्रियम पूछ रखा है। तो मैंने बोला था के इक्विलिब्रियम का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला 10 की पावर n इंटू ई नॉट ऑफ सेल अपॉन दिस, ठीक है। ये आपने याद कर लिया होगा तो आपको डायरेक्ट पुट करना है यहाँ पे, ये हो गया। ये पूरा सोल्व होके जो आया है वो इतना आया है। इसी को आप 15, देखो 10 की पावर 15 पर इंटू 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 सोल्व होके ये आ जाएगा, सॉरी 0.6 सोल्व होके ये आ जाएगा और 10 की पावर 15 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का पता करना है जिसका, जो कि कांटेक्ट में है, जिसका सॉल्यूशन का पीएच कितना है 10। इस पीएच से हमें ये पता चल जाएगा भाई कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी वो क्या है, H पॉजिटिव से दो H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस बनाएंगे। अब इसके लिए अगर EMF की या फिर नरेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, प्रोडक्ट और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 आ जाएगी कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है। अब जो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सेल क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करना है हमें, वो आगे यहाँ पे कर रखा है मैंने। अब देखो पीएच 10 दे रखा है, पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग
ठीक है, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब ये जो सोल्व करके आप लाओगे, यहाँ पे एंटी लॉग इसको उधर ले जाओगे, माइनस का साइन चला जाएगा, एंटी लॉगरिथम लोगे तो जो जो भी यहाँ पे माइनस का 10 होगा वो ऊपर 10 की पावर में चला जाएगा और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद में हमारा क्या बनेगा, 10 की पावर -10, इसकी पावर भी 2, ये मल्टीप्लाई होके -20 बनेगी और -20 ऊपर जाके प्लस के 20 बन जाएगी। अब ये जो log 10 टू द पावर -20 है, ये सोल्व होके 20 आएगा, 22 से कट के यहाँ पे 10 बचेगा और 10 इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फोर्थ क्वेश्चन का इन टेक्स्ट पे। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो हमसे पूछा ईएमएफ क्या है। हमें ये रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन भी दे रखी हैं और हमें ई नोट ऑफ सेल भी दे रखा है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, सीधा सा हम नरेंस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इसमें आप देख लो प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में ये है, और रिएक्टेंट में स्पीसीज आएगी और इसकी कंसंट्रेशन की पावर चली जाएगी, इसकी स्टोइशियोमेट्री जो कि हमें दे रखी है। अब इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करने के बाद में ये जो सिंपल सा मैथ लगा हुआ है ये आप काट दोगे, देखो इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻³ और ये इसकी पावर है 2, तो ये हो जाएगा -6 और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ये कुछ कट पिट के जो भी है इतना बच जाएगा, और ये फिर आगे देखो 2 की पावर 2 आगे आएगा और 4 आगे आएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा log 2 बचेगा और यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो है ये सारा सोल्व होके बचेगा। अब इसमें से ये सोल्व होके जो बचा है 1.05 वोल्ट -0.41 माइनस सॉरी इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट अपना आंसर आ जाता है। ये एक्सरसाइज का 3.5 कर लेते हैं, 3.5 है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, हमें है ना चार सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, 1 2 3 4। इसमें दो क्वेश्चन किए हैं हमसे इन्होंने कि एक तो हमें बताना है इनको ई नोट ऑफ सेल, ये हर एक के बॉक्स में जो बना रखा है पीछे इन सब का ई नोट ऑफ सेल मैंने सोल्व कर रखा है ये। और ई नोट ऑफ सेल के अलावा इन्होंने ईएमएफ पूछा है, मैंने थोड़ा कंजेस्टेड सा कर रखा है, आप कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं धीरे धीरे बताता हूँ सारी चीजें। तो पहला क्वेश्चन में ये हमें दे रखी है सेल रिप्रेजेंटेशन, इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें सेल रिएक्शन लिख देनी है। सेल रिएक्शन लिखोगे तो आपको मिलेगा कि ये एन नोड पे क्या हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा ये, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा ये। इसकी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, इसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो ऊपर प्रोडक्ट में ये लिख दी, इसको अपन 10⁻³ लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अब नीचे आएगा रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट में क्या है ये और ये तो 1 हो जाएगा, सॉलिड लिख रखा है, ये 10⁻⁻4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 10⁻⁻4, ये ई नोट ऑफ सेल मैंने पीछे निकाल के दिखा रखा है, ये वाली वैल्यू इसी क्वेश्चन में नीचे दे रखी है, तो वो वाली वैल्यू अप्लाई करके मैंने ये निकाल रखा है। अभी यहाँ पे देखे तो ई नोट ऑफ सेल और ये सारा और फिर ये सारा सोल्व करने के बाद 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 बन जाएगा, ये इसमें ऐड होगा तो 10 की पावर 1 बनेगा, ये पूरा सोल्व होके 1 आ जाएगा, और फिर ये जो है ये 2 से डिवाइड होके ये आ जाएगा, और फिर 2.71 में से ये माइनस करके ये अपना आंसर आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसका ई नोट ऑफ सेल मैंने निकाल दिया, हाइड्रोजन सेल के लिए 0 है ये, ठीक है। और ये फिर आयरन के लिए है, और ये सोल्व हो गया। इसके बाद ई सेल, और यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल मैंने पीछे निकाल रखा है ये, और ये 2 वैल्यू तो आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है लॉग। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है ये, तो इस प्रोडक्ट में 10⁻³ कह सकते हैं इसको, ये कह दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे प्रोडक्ट है ये, यहाँ पे इसकी प्रेशर दे रखा है 1 बार, तो मैंने 1 बार लिख दिया, ठीक है। अब नीचे आता है रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट इसमें ये है, इसकी तो
सॉलिड हो जाएगा ये, इसमें रिएक्टेंट ये है, ये 1 मोलर लिख रखा है। इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 होएगी, तो क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस होगा, इसलिए स्टोइकियोमेट्री 2 हो जाएगी अगर आपकी रिएक्शन लिखोगे तो स्टोइकियोमेट्री 2 होने से वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ये हो गया। ये पूरा सोल्व होने के बाद में अपना ये आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें। इसमें हमें ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। इसका ई नोट ऑफ सेल मैंने ये लिखा दिया, हाइड्रोजन सेल के लिए ये था, और फिर ये दे रखा है एसएन के लिए, और ये हो गया सोल्व। यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल ये आया है, यहाँ पे फिर ये वाली चीज तो आपको पता ही होगी, ये एन की वैल्यू है, ये लॉग होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ये है। इसका 1 बार लिखा है, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का ये लिखा है, ये लिख रख दिया। ठीक है, ओके। अब रिएक्टेंट नीचे आएगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट ये है, इसकी तो इसका तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे ये है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 कर दी। फिर ये सोल्व करके जो आया है वो अपना आंसर ये आ गया। लास्ट का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इसमें बी आर नेगेटिव Br2 बन रहा है, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में इसकी पावर देखो 2 कर रखी है। अच्छा जी, प्रोड यहाँ पे ये भी रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट की पावर इसकी भी 2 हो जाएगी। प्रोडक्ट में कौन है ये, और प्रोडक्ट में कौन है ये। लिक्विड के लिए 1 होती है वैल्यू, मैंने बोला था, तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे इसकी 1 आ गई, ये जो लिख रखा है। अब ये पूरा सोल्व होने के बाद में जो अपना बना है वो अपना आंसर ये आया है। तो बाकी के जेई के क्वेश्चन बचते हैं। एनसीईआरटी के पास क्वेश्चन इस टॉपिक में से सोल्व होते थे, बाकी जेई के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ये 13th क्वेश्चन है उस बुक का। मैं बुक दोबारा फिर दिखा देता हूँ आपको, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे इसका लिंक, या वहाँ पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अभी आगे अगर मैं बात करूँ, तो ये 13th क्वेश्चन इस बुक का, और ये 2019 में आया था जेई में इसमें। अभी देखिए, ये एक हमें दे रखा है इन द सेल, ये वाली सेल है, इसमें द सेल पोटेंशियल इज इतना, ठीक है, 0.92 वोल्ट व्हेन ए इतने मोलर HCl की कंसंट्रेशन हमें दे दी है, सॉल्यूशन इज यूज्ड। ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, मतलब हमसे ये देखो, ये वाली जो सेल है ना वो यहाँ पे है, इस सेल का पोटेंशियल हमसे पूछा है, तो वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हम बात करते हैं। पहली बात तो यही, आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, ये जो HCl है ना, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है। ठीक है, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा। ये सेल कैसे बनी है उसकी बात करता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने HCl ले लिया इसमें, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोड डुबो रखा है, और यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, Ag भी है AgCl भी है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे Ag की वायर होती है, और Ag की वायर के ऊपर ही यहाँ पे AgCl होता है सॉलिड के रूप में, और ये AgCl इन कांटेक्ट है HCl के सॉल्यूशन के साथ में, और यहाँ पे हाइड्रोजन सेल है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सेल है। ये थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने, इधर हाइड्रोजन सेल है, यहाँ पे AgCl सॉलिड लगा हुआ है, और ये वायर है Ag सॉलिड की। ठीक है, ऐसे ही कुछ सेल बनी हुई है। अब इस सेल में क्या होता है वो देखिए, H2H पॉजिटिव बना रहा है, और इस HCl की कंसंट्रेशन हमें कितनी दिया, 10⁻⁻⁶ मोलल मोलल है। कोई नहीं, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अगर इसकी रिएक्शन आपको लिखनी हो तो H2 गैस, ठीक है, इसका 1 बार प्रेशर है, 1 बार प्रेशर है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, एन नोड की बात कर रहा हूँ, और इस एन नोड में कैथोड भी घुसाऊंगा मैं, देखना अभी। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एक्वस
इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है। अब यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिए, ये तो होगी बात एनोड की। एनोड तो समझ में आया। अभी बात करते हैं कैथोड की। ये है कैथोड। तो कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा अलग चलना पड़ेगा आपको। कैसे? देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग से लिखता हूँ मैं। AgCl इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। असल में ये होता है यहाँ पे, ये जो Ag है, यहाँ पे गौर से देखेंगे आयनिक कंपाउंड होने के कारण ये Ag पॉजिटिव में होगा और ये Cl नेगेटिव में होगा। अब ये जो Ag है ये इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बना देता है और क्लोरीन जो Cl नेगेटिव है वो सेम टू सेम वैसे ही रहती है। ठीक है। अब इसी ये हो रही है कैथोड पे रिएक्शन। ये किस पे हो रही है? कैथोड पे। एनोड वाली हमने लिखी थी। ठीक है। अभी क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AgCl सॉलिड। ठीक है। अब दो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन है तो दो के लिए क्या होगी? दो से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसे बनेगी ये। ठीक है। अब गौर से देखना भाई, यहाँ पे Cl भी आ रहे हैं दो। ये दो Cl और ये दो H पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 2HCl। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2HCl। ठीक है, तो मैं इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ 2HCl। ठीक है, एक्वस है ये। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन आपको पता ही है, इतनी है। ठीक है, तो इतनी बात होगी हमारी। तो अभी क्या है, इसके लिए अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो ई सेल अगर निकालना हो, ये हमें दे रखा है वैसे, पर इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी वैल्यू दे रखी है 0.92 वोल्ट। इसकी इक्वेशन ये बनेगी कि ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है? रिडक्शन राइट माइनस ई लेफ्ट। क्योंकि हमसे पूछ रखा है ये ई राइट पूछ रखा है, गौर से देखिए। इसका पोटेंशियल पूछ रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। ये क्या है? रिडक्शन वाली है, राइट वाली। राइट वाली का हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो वही हम निकाल लेंगे अभी। तो देखना माइनस। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, कितनी लेनी है ये? 0.06। इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू है 2। ठीक है, लॉग। अब देखो यहाँ पे लॉग के बाद में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है ये? अब प्रोडक्ट में है ये, तो इसको अपन लिख सकते हैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन होगी ना, और इसकी पावर 2 चली जाएगी, 10 की पावर -6 और इसकी पावर 2। डिवाइडेड में आएगा रिएक्टेंट में क्या है? तो रिएक्टेंट में ये है 1 बार। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या है? 1 बार। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश अगर करें हम लोग तो 0.92। ठीक है। अच्छा जी, और कुछ भी दे रखा है क्या हमें? और कुछ नहीं दे रखा हमें। चलिए, तो यहाँ पे ई आर हमें निकालना है। ठीक है, ई नॉट ऑफ दिस। अब इसको सोल्व करते हैं अपन पहले। अपॉन 2। अब देखिए ये 12 हो जाएगा माइनस का, log 10 टू द पावर -12। इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक है। अब ये पावर आगे आ जाएगी और log 10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन पहले अभी ई सेल ही लिख के चलते हैं। ठीक है, वैसे दिखा रहा हूँ। चलो, ये माइनस का 12 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होएगा, और ये जाने के बाद में log 10 बचा है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं।
ये बचेगा 6। अब देखिए 0.92 ई नोट सेल माइनस दिस इंटू 6, यहाँ पे 6 बचा है माइनस का, माइनस माइनस प्लस होंगे और ये 36 हो जाएगा, ये 36 और कितने पॉइंट के बाद जीरो ये थी, ये होगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा, माइनस माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा अपने पास। ई नोट ऑफ सेल आ गया 0.92 माइनस 0.36। ठीक है, 12 माइनस 6 और यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, इतनी वैल्यू रहेगी। ये ई नोट सेल की वैल्यू है और ई नोट सेल क्या है, ई नोट आर माइनस ई नोट लेफ्ट। ठीक है, अब देखो लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन सेल है कि नहीं है, हाइड्रोजन सेल का क्या होगा, ये तो जीरो होगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 56 सॉरी 0.56 की वोल्ट आ जाएगा ई आर। ठीक है, तो ये अपना सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलिए जेई के क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। जेई के क्वेश्चंस में क्या है, तो जेई का ये 2011 का क्वेश्चन है और वो जो बुक मैंने आपको दिखाई है उस बुक में जो है ये 13th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस बुक को आप लोग हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है ना लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप लोग हमारे ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को और ये सारे क्वेश्चन वहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लिख रखा है, पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं मैंने। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल इज नेगेटिव। ठीक है, ये इसने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल है जो हाइड्रोजन हाफ सेल का वो नेगेटिव होगा, वो किस केस में होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हाइड्रोजन हाफ सेल की अगर मैं बात करूँ रिडक्शन पोटेंशियल कहा है तो रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिडक्शन रिएक्शन देखिए ऐसी कुछ होगी, ये बनेगी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप इसका ई सेल लिखोगे, इसी की पूछ रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन सेल का क्या होगा, तो ई नोट ऑफ सेल आता है इधर। ठीक है, अब यहाँ पे फुल सेल नहीं है तो ये हाफ सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव से H2 जा रहा है और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, H पॉजिटिव टू H2। ठीक है, यहाँ पे आता था RT और यहाँ पे N की वैल्यू है 2F आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसको लॉग लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2.303, यहाँ पे आ गया लॉग। अब प्रोडक्ट में क्या है, इसका कुछ प्रेशर होएगा, इसका मैं कह देता हूँ प्रेशर H2 का, गैस का प्रेशर होएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन होगी, इसकी कंसंट्रेशन मान लो H पॉजिटिव है और इसकी पावर चली जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज तो हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, जीरो। अब तक तो हमें अच्छे से पता चल गया होगा, ये जीरो है अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों वन वन हो जाए, ये दोनों वन वन हो जाए तो ये log 1 की वैल्यू देखो 1/1 जीरो आ जाएगी। log 1 की वैल्यू होती है जीरो, आपको पता ही होगा, log 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये अगर हमें नेगेटिव रखना है, ये वाली चीज पूरी नेगेटिव आएगी तभी तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव रखना है तो ये वाली पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्यों, अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये पूरी वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आएगी, ये पॉजिटिव टर्म अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुई तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर ये पूरी टर्म
लेसर देन 1 आ गई तो ये नेगेटिव में आएगी, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो दे रखा है उसमें क्या क्या रखा है कि ऊपर वाला तो 2 ATM है, यहाँ पे तो 2 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी 1, तो 2/1 जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसीलिए ये सी ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी, इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी, कभी इसकी वैल्यू 2 दे रखी थी, इसकी वैल्यू 2 दे रखी थी, दोनों ही ऑप्शन में ये पूरा 1 बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसे दे रखा था कि इसकी वैल्यू 2 और इसकी 1, उसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया, सिर्फ ये ऑप्शन ठीक था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये एक हमारी सेल है, ठीक है, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ H2SO4 टू द कैथोड। अगर कैथोड पे हम लोग H2SO4 डाल दें तो क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। अब गौर से देखिए, जिंक और इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव लेगा इलेक्ट्रॉन और H2O बनाएगा, ये रिएक्शन में भी दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, आंसर को ही एक्सप्लेन करूंगा मैं, इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। अब समझाता हूँ इस चीज को कैसे होएगा ये, ठीक है। देखिए, मान लो हमने जिंक की सेल इस तरफ ले रखी थी, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की सेल ले रखी थी हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव को बढ़ाया है, H2SO4 डाला, इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी है, आपको पता होगा ये टूट के क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसकी तो रिएक्शन में कोई बात ही नहीं, इसकी बात है तो इससे ही बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो क्या है, देखिए, अगर इसकी सेल रिप्रेजेंट मतलब आप ई सेल के लिए अगर इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, ई सेल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लिख लेता हूँ मैं। अभी कोई इन्फॉर्मेशन टेम्परेचर वगैरह की नहीं है, तो नहीं है तो डायरेक्टली हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। लॉग ऊपर आता है प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट में ये है और ये है, ठीक है। तो H2 की तो हमारे पास H2 का तो प्रेशर होएगा और Zn2 पॉजिटिव का की कंसंट्रेशन होगी, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी, डिवाइडेड में H2 की सॉरी H पॉजिटिव का स्क्वायर होगा, इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अभी क्या है, मैं ये मान के चलता हूँ, मान के ने क्या क्या क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रखी है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इस और की जो है ना वो वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू अगर घटी तो ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये पूरी वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू अगर कम होगी तो ई सेल में से कुछ कम वैल्यू घटेगी, जो कि पहले ज्यादा वैल्यू घट रही थी। अगर ई सेल में कम वैल्यू घटेगी तो यहाँ से मान लो पहले 5 में से 5 नहीं है, मैं निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे जो इसकी ई सेल की वैल्यू है ना वो है इतनी, ठीक है। इसमें से पहले मान लो, ऐसे मान के चल लो कि यहाँ पे 0.1 डिक्रीज हो रहा था, थोड़ा बड़ा ले लेते कुछ, पहले मान लो इतना डिक्रीज हो रहा था, पर फिर क्या हुआ, पहले इतनी वैल्यू थी, ये पीछे वाली वैल्यू इतनी थी, फिर हमने जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो अब क्या होने लग गया, मान लो ये हो गया इतना, तो अब क्या वैल्यू आएगी, अब वैल्यू आएगी इतनी, पहले वैल्यू आ रही थी इतनी। तो कहने का मतलब ये है ई सेल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, तो इंक्रीज इन ई, जो ई सेल कह रहा हूं उसी ई में इंक्रीज होगा, ठीक है, एक बात समझ में आई। दूसरी बात है एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट, ये चीज और समझ लेते हैं। एक बात तो समझ में आई, ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये अगर इंक्रीज हो रही है तो अभी दूसरी बात करते हैं अपन कि ये क्या कर रहा है, राइट में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहा है, वो देखिए, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा होने से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अभी एक बात ध्यान रखिए आप लोग
कि इसके ई सेल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है भाई, ये अगले ही लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और आप ये मान के चलिए, ये जान लीजिए, आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव ठीक है, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखो, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो ये पहले मान लो इतना आ रहा था और फिर क्या आने लग गया, इतना। इस नेगेटिव वैल्यू से पहले कम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, अब ज्यादा वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रही है, तो नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और नेगेटिव टर्म बढ़ जाएगी, डेल्टा जी नेगेटिव में ज्यादा होगा, और नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव में जितना ज्यादा उतनी ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाली बात भी सच होगी इसकी, तो ऑप्शन सी ठीक था इसका। अब लास्ट का इसमें सी क्वेश्चन, सी पार्ट मतलब सॉरी, इसका ये 65th क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग। तो देखिए इसमें क्या है भाई, वो दोनों क्वेश्चन ही मिटा रहा हूँ मैं ताकि इसके लिए मेरे को स्पेस मिल जाए, बाकी इसकी जरूरत है नहीं, यहीं पे करा देता हूँ मैं। चलो देखिए, इसमें क्या क्या रखा है हमें इस क्वेश्चन में, इसमें कहा फॉर द फॉलोइंग सेल विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये नीचे सेल दे रखी है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ है, एट टू डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2, दो अलग अलग प्रेशर हैं। ठीक है, P1 और P2, P1 प्रेशर ये रहा इसका एनोड का, और P2 कैथोड का। ठीक है, राइट में जो कैथोड और राइट लेफ्ट में जो एनोड, ये हम पढ़ चुके हैं। ईएमएफ कैसे देंगे इसका, तो ईएमएफ कुछ नहीं, ई सेल होता है जो स्टैंडर्ड नहीं होता, जो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो इसका कैसे दोगे, तो इसके लिए ई एच पॉजिटिव से एच वाली सेल होगी ना, तो वो सेल होगी, तो इसका तो जीरो होता है, अभी पुट कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे होगा आर टी, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, कैसे, अभी पीछे वाली रिएक्शंस में बात करिए अपन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, एफ की वैल्यू तो अभी मैं पुट ही नहीं कर रहा क्योंकि एफ की वैल्यू की जरूरत है नहीं हमें, लॉग। ठीक है, एल एन आएगा क्योंकि मैंने 2.303 नहीं कहा है यहाँ पे। अब देखो, गौर से देखना भाई, यहाँ पे H2 से H2 सॉरी H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, और यहाँ पे H2 से H पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, पहले ये हो रहा है और ये हो रहा है, दोनों ही बीकर में क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। इसमें ना अगर आपको ये दे रखा हो कि यहाँ पे ब्रिज वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा, इसका मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड एक ही उसमें रखा हुआ है, ऐसे कुछ रखे हुए हैं, इधर एक इलेक्ट्रोड है, इधर एक इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, और ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऐसे रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन इसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अभी 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये बार बार H पॉजिटिव को ना लिख के ये क्या कर रहा है, इसने एक ही बार में लिख दिया। अब आपको ये समझना है, इधर एनोड है और इधर कैथोड है, ये समझना है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये हो गया कैथोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये अपने आप से अंदाजा लगाना है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे H पॉजिटिव बन रहा है या कुछ और बन रहा है। ठीक है, वो अपने आप से करना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दिमाग अपने आप लगा लोगे,
एनोड ऐसे होगा और कैथोड ऐसे होगा। अब देखो कैथोड का प्रेशर कितना है P2 और एनोड का प्रेशर कितना है P1। ठीक है, अच्छा जी, ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्ट में ये है और यहाँ पे प्रोडक्ट में ये है, तो दो चीजें लिख लेता हूँ मैं। एक तो P2 प्रेशर आ जाएगा इसके नाम का, तो और इसके नाम का देखो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 1 मोलर और इसकी पावर चली जाएगी 2 क्योंकि इसका आइसोमेट्री 2 है। अब रिएक्टेंट में बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट में एक तो चीज ये है और एक चीज ये है। तो पहले P1 आ जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, 1 मोलर की पावर 2 चली जाएगी। ठीक है, अब 1 की पावर कुछ ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या ये काट लो, जो भी आपका मन करे वो कर लेना। तो ये चीज बच गई। अब अपना है ना ऑप्शन ये बी वाला सही था, इसमें क्या कर था ई की पावर, इसका बेस क्या था P1 अपॉन P2 का, गड़बड़ होगी कुछ गड़बड़ नहीं हुई यहाँ पे नेगेटिव साइन है और इसने पॉजिटिव साइन ले रखा है, तो हो जाएगा ये। देखो इसकी वैल्यू 0 होगी, हाइड्रोजन सेल के लिए वैल्यू क्या होती है इसकी 0, ये 0 वैल्यू होगी। ये नेगेटिव अगर मैं पीछे ले जाऊंगा तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी RT2F। लॉग लिखा है और बेस क्या लिख दिया है, बेस है ई बेस होता है, तो ये नेचुरल लॉगरिथम हो जाता है। नेचुरल लॉगरिथम इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच गया P1 अपॉन P2, ये अपना आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ऐसे सही ऑप्शन दे रखे थे, थोड़े अटके दे रखे थे, यहाँ पे कुछ और दे रखा था, कुछ और दे रखा था, तो आप जब करना आ जाएगा तो आप कर देंगे। तो अब बाकी बचे जेई के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को, फिर बात। तो गाइज हम बचे हुए क्वेश्चंस की ओर बात कर लेते हैं। तो ये उस बुक का 34th क्वेश्चन है, ये 2008 में आया है AI ट्रिपल में। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें दे रखा है गिवन E0 क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये इस बुक में माइनस का साइन नहीं दे रखा था, ये गलत कर रखा है इसने, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आप चाहे इंटरनेट पे चेक कर ले, इसका पोटेंशियल माइनस में होता है। ठीक है, सिमिलरली इसका पोटेंशियल इतना है। अब क्या है द पोटेंशियल फॉर द सेल, इस पोटेंशियल के लिए हमें इस सेल के लिए पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले से ही सोल्व करके रख रखे हैं, तो ताकि टाइम बच जाए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी ही। अब देखिए यहाँ पे ये सेल दे रखी है, इस पे क्या हो गया एनोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। सही है, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला ये होता है E0 सेल निकालने का और एक फॉर्मूला होता है ये। मैं आपको फिर भी कहूंगा यही फॉर्मूला याद रखें, ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे कंफ्यूज ज्यादा होगे। एक ही फॉर्मूले से कोशिश करा करो सारी चीजें निकल जाए, मतलब कम फॉर्मूले से ज्यादा चीजें निकालने की कोशिश करा करो। अभी क्या है इस फॉर्मूले से अगर हम क्वेश्चन निकालना चाहें तो देखिए इस सेल में देखिए तो FR में क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये होगा राइट की तरफ, FR हो जाएगा राइट की, सॉरी F हो जाएगा राइट की तरफ, और क्रोमियम में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। अब देखो जो अपना Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है -0.42 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे -0.42 वोल्ट कर दिया है। अब लेफ्ट की वैल्यू अगर पुट करने की कोशिश करें हम, तो लेफ्ट की वैल्यू है -0.72 वोल्ट, तो माइनस अंडर द यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और -0.72 वोल्ट।
अभी यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा और 0.72 में से ये माइनस होके इतनी वैल्यू बच जाती है। तो ई नोट ऑफ सेल तो अपन निकल चुका है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने इसी की सेल रिप्रेजेंटेशन से ये रिएक्शन बनाई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन से अगर देखोगे Fe2 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्रोमियम में क्या हो रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। अब गौर से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। अगर ये इक्वल होने चाहिए तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखिए 6 आपस में कट जाएंगे और n की वैल्यू मैंने लिख रखी है, n की वैल्यू 6 आएगी यहाँ से। इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगी, इसको जोड़ के ऐसे, वो बनेगी ये 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cr सॉलिड गोज टू 3Fe सॉलिड प्लस 2Cr3 पॉजिटिव एक्वस। इसकी कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे दे रखी है कंसंट्रेशन दोनों की, और इसकी कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है। अब यहाँ पे ई शेल निकालना चाहे तो यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल आएगा, जो हमने ये निकाल दिया है, ठीक है। माइनस ये वैल्यू आपको पता ही है कहाँ से आई है, ठीक है, RT/F और मल्टीप्लाई में 2303 वहां से आई है ये। यहाँ पे n की वैल्यू ये लिख दी log। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो आएगा, जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में क्रोमियम है, क्रोमियम की कंसंट्रेशन इतनी है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 की -1। तो यहाँ पे 10 की -1 की पावर 2 होगी, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 थी। सिमिलरली यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आएगी, क्योंकि ये रिएक्टेंट में इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे पुट करी, इसकी पावर 3 आई, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 3 थी, ठीक है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -6 आएगा, और ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, और यहाँ पे +6 होगा ऊपर जाके, तो यहाँ पे -2 पहले से ही था, तो क्या बचेगा, +6 -2 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, ठीक है। ये 4 आने के बाद में ये 4 जाएगा log के आगे, तो ये 4 गया log के आगे, और log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 2 पे जाएगा, और ये 6 पे 3 पे जाएगा, ऐसे कट के ओवरऑल वैल्यू आएगी, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आ गया ये 11th क्वेश्चन इसी बुक का। ये क्या है, ये हमारे देखो 2019 में आया जेईई मेंस में, ठीक है। इस बुक के सारे क्वेश्चन होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ये चैप्टर जब आप कर लोगे तो, क्योंकि आपके जेईई के क्वेश्चन हो जाएंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया सेल का, मतलब ये ई सेल की वैल्यू हमें दे दी, ई नॉट सेल की वैल्यू। टेम्परेचर दे दिया ये, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, हमसे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन आपने बहुत ज्यादा बार देखी है, यहाँ पे के इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली, क्या है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला, कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस फॉर्मूले पे, अब देखते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम में जो होता है वो यहाँ पे है, देखो ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो ये लर्न कर लोगे तो ये क्या इक्विलिब्रियम है, और ये ई सेल है, ये हमें दे रखा है कितनी वैल्यू है इसकी, 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, 2, यहाँ पे भी Cu2 पॉजिटिव से 2 बन रहा है, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों स्पीसीज की चेंज हुई है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। k इक्विलिब्रियम हमें पता नहीं है, t पता है, r की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू हमें पता ही होती है, नहीं तो ये भी दे रखी है f की वैल्यू भी, ठीक है। ये सारी की सारी हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो देखिए गौर से देखना अभी क्या है, ये जो है ना, ये इसने क्या किया है,
ये के है ना, के इन चीजों को तो ये ले गया उधर, ये एन एफ उससे मल्टीप्लाई हो गई, देखो एन एफ ई नोट से मल्टीप्लाई हो गया, आर टी चला गया इसके नीचे, ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बचा होगा, एल एन के इज इक्वल टू एन एफ ई अपॉन आर टी, ये बचा था। अब इस एल एन को अगर हटाओगे तो एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा के और ये सारा ई की पावर में चला जाएगा, ठीक है, ये सारा ई की पावर में चला जाएगा, तो ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है, ये चीज बन गई अपनी। अब गौर से देखिए, ये सारी वैल्यू इन्होंने क्या किया, पुट कर दिया, एन की वैल्यू 2 पुट कर दी, एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, ई की वैल्यू ये दे रखी है 8 इंटू, आर की वैल्यू 8 दे रखी है, अगर देखोगे तो आप 8 दे रखी है, तो कैलकुलेशन को आसान कर रखा है इसने बिल्कुल, और टी को इतना दे रखा है। ये सारी पुट करने के बाद में आप इसको आराम से काट लेना बैठ के, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये 6 है, तो ये 6 इससे कटने के बाद यहाँ पे इतना ही आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद में बात करते हैं 58th क्वेश्चन की, AIEEE में आया है ये 2003 में। तो देखिए, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, एक सेल रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब है ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, 2b इतना दे दिया ये हमें, ठीक है। ये अब टेम्परेचर भी दे दिया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, क्या इक्विलिब्रियम पूछा है। अब देखिए, ये वाली चीज हमने पिछली बार भी मैंने बोला था लर्न कर लेना, पिछले ही क्वेश्चन में बोला है, ये लर्न कर ली। इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे 2 दे रखी है, अगर देखोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, तो एन की वैल्यू यहाँ से हमें 2 पता चल गई, एन की वैल्यू कितनी होगी 2, एन की वैल्यू यहाँ पे 2, एफ की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, तो हम वो पुट कर लेंगे एफ की वैल्यू। नहीं तो आप देखिए, ये जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा 591 इज इक्वल टू 0591 log के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है हमें। अब क्या है कि इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये जो चीज है ये कट के यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे log के इक्विलिब्रियम अपना आ जाएगा 10, और log को हटाएंगे, एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये 10 की पावर में चले जाएगा, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 10 की पावर 10। इसको इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये वाला आंसर है अपना, ठीक है, डी आंसर इसका 1 लिख के दे रखा है इन्होंने। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं अपन। हाँ जी, यहाँ पे बात आती है 53 क्वेश्चन की है, यहाँ पे 53 क्वेश्चन नंबर इस बुक का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे दी भाई, एन की वैल्यू दे दी 1, ठीक है। इज फाउंड टू बी इतना, ये ई नोट ऑफ सेल दे दिया, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, ई नोट ऑफ सेल ये हो गया भाई, ई नोट ऑफ सेल पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, टेम्परेचर ये दे दिया, इतना टेम्परेचर होता है तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी है। अब गौर से देखिए, अब वो अगर टेम्परेचर अपना 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 होता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, ठीक है। एन की वैल्यू इसने दे रखी है 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो मैं लिख देता हूँ 0.0591 अपॉन 1 log के इक्विलिब्रियम से पूछा इसने, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है ये 0.591, ठीक है। अब ये कटेगा इससे तो यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, तो वही आंसर आ गया जो पिछली बार आया था, 10 की पावर सॉरी इक्वल 10 आया है। एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या बचेगा, एंटी लॉगरिथम लोगे तो यहाँ पे बचेगा log
log तो हट ही जाएगा, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 की पावर 10, ये 10 की पावर में चला जाएगा। log हटाते हो तो जो भी इधर होगा वो 10 की पावर में चला जाएगा, ये आप याद रखना। और इसमें आंसर कौन सा है, ये 3। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं इसकी। देखिए 41 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है उस बुक का। तो 41 गिवन डेटा, टेम्परेचर कितना दे दिया 25। ठीक है, ये चीज दे रखी है, इस रिएक्शन का सेल्फ पोटेंशियल दे रखा है, इस रिएक्शन का सेल्फ पोटेंशियल दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP फॉर AgI। AgI का सेल KSP पता है कैसे निकलेगा? आप ऐसा करो, AgI को तोड़ो। ठीक है, AgI किसमें टूटेगा, Ag प्लस I नेगेटिव। ठीक है, इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो हमें पता करना है। ठीक है, अब इसका K इक्विलिब्रियम पता करना है तो ये जो चीज दे रखी है इसको ऐसा ही बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, AgI शुरुआत में होना चाहिए। अब देखो इनमें AgI है क्या कहीं पे, ये रहा AgI शुरुआत में होना चाहिए, तो ये रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन रिवर्स करेंगे हम। ये रिएक्शन देखो यहाँ पे रिवर्स कर रखी है, ये वाली। ये इसको रिवर्स करोगे ना, इसको रिवर्स करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। देखो रिएक्शन रिवर्स करते हो तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, तो इसका साइन माइनस का आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो सेम ही है। ठीक है, ये सेम ही है। अब देखो यहाँ पे AgI होना चाहिए था, पीछे होना था Ag पॉजिटिव, इसमें Ag पॉजिटिव पीछे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको रिवर्स करने से I पीछे चला गया, वो भी हो गया, तो सारी चीज होगी। इसको ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो ये आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, इसका K इक्विलिब्रियम पता करना है हमें, इसका K इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका E नोट ऑफ सेल निकालोगे तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जब जुड़ेंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुकी है वैल्यू। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे, तो अपना ये 16 हो के इतना आंसर आ जाता है, और ये है D इसका आंसर। ठीक है, अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि ये प्लस क्यों हुआ। ठीक है, अभी तो ये फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे कि E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, इसकी बात कर रहे थे। तो पता है ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखो इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब एक में ऑक्सीडेशन हो और एक में रिडक्शन हो तब तो ये फॉर्मूला यूज होता है, प्लस फिर कैथोड और एनोड बोलेंगे, कैथोड और एनोड। हालांकि इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, ये राइट कौन सा होगा इसमें वो पहचानना पड़ेगा। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो इतना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो इसको रिवर्स करोगे ना, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तो इसका साइन प्लस में आ जाएगा। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इतनी, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -K। इनमें से वैल्यू बड़ी ये है, बड़ी ये है तो राइट में ये और लेफ्ट में ये। अब राइट माइनस लेफ्ट करोगे, इतना माइनस ये। ठीक है, तो ये तो प्लस में बन जाएगी वैल्यू, ये बन जाएगी प्लस में आ जाएगी वो वैल्यू कितनी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने राइट में क्या लिया है, राइट में ये वाली वैल्यू ले ली, मतलब इसका रिडक्शन करवा दिया और इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, पर इस रिएक्शन में उल्टा हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग हो रहा है, तो इसमें आप यही फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो हमने है ना, देखो ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है,
इसीलिए इसका नेगेटिव आ रहा है। हमारा पॉजिटिव क्या आया है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी वो कर दी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या है कि ये उल्टी हो, ये उधर जाए और ये उधर जाए। ठीक है, तो उल्टा तो हो ही नहीं रहा, इसमें तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पूछ रखा है, इसीलिए ये वाली चीज ऐसे ही होगी जैसे इसने कर रखी है, सीधा जो कह रखा है वो ही कर दो तो हो जाएगा। इसमें फिर भी डाउट रह जाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक है, इसके बाद में द ई सेल Zn से Zn2 पॉजिटिव पे गया, Cu2 पॉजिटिव से Cu पे गया। ये रिएक्शन दे दी है, बहुत बार देखिए। इसका ई नोट ऑफ सेल भी याद हो गया होगा आपको, इतना होता है। ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू दे दी है, सेल दे दिया। वाज अलाउड टू बी कंप्लीटली डिस्चार्ज, इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज होने दिया, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम आने दिया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव, ये इसने इस चीज की वैल्यू पूछी कि Zn2 पॉजिटिव से इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी को के इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब हमसे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना भाई, इक्विलिब्रियम जब आ जाता है ना तो वहां पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, मतलब ईएमएफ जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस सेल के हिसाब से हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत बार हो चुका है ये, तो आप कर लेना, इसको कर सकते हैं। इससे ये चेंज हुआ है, देखो ये हो रहा है, इससे ये चेंज हुआ है, इससे ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इसका ई सेल अगर निकालना चाहोगे तो यही इक्वेशन बनेगी। अब ये वाली चीज जीरो होगी तो इस वाली टर्म को उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमने ड्राइव करी थी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू एन की वैल्यू हमने निकाल दी, रिएक्शन से पता ही है हमें 2 आती है, तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई होगी। तो के इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाना है, के इक्विलिब्रियम ही इसके इक्वल है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आ जाएगा और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे, मैं समझा देता हूँ। देखो log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2.20 आ गया, इसके बटे में ये 91 रह गया। अगर यहाँ पे log हटाएंगे ना तो के इक्विलिब्रियम इक्वल आ जाएगा, ये 10 की पावर में चला जाएगा, ये 10 की पावर में चला गया ना। अब ये 16 होके इतना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ये सी। ठीक है, इसकी पावर बन जाएगी ये, तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है ये आज की वीडियो का, फॉर रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। ये दे रखी है हमारे पास रिएक्शन, यहाँ पे Cu की कंसंट्रेशन ये दे रखी है, Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये दे रखी है, टेकिंग प्लेस इन सेल, सेल में, और ये रिएक्शन। ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू दे दी एंड ये दे दिया, फॉर द सेल विल बी, ये पूरी वैल्यू दे रखी है, ये हमें वैसे भी याद होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस सेल के हिसाब से हमसे पूछा गया है टेकिंग प्लेस इतने, ये ई सेल फॉर ई सेल पूछा हमसे, ई सेल देखिए ई नोट ऑफ सेल आएगा, यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू ये दे रखी 0.0591 अपॉन, इसमें एन की वैल्यू होगी 2 log। देखो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में ये है, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1। ठीक है, ये 1 दे रखी, इस ये रिएक्टेंट में है तो इसकी कंसंट्रेशन, इसको अपन 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर -1 नीचे है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 0.0591 अपॉन 2 log 10 की पावर 1 हो गया ना, ये log 10 1 होता है। ठीक है, तो log 10 1 हो गया, तो 1 बन गया, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1.10, और ये इससे डिवाइड होने के बाद में यहाँ पे 295 बचेगा। अब इसमें से 295 अगर माइनस करना चाहें अगर हम, तो ऐसे करेंगे, 5 बच गया, यहाँ पे 9 था 0, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7। ठीक है, और ये तो 0 ही चुका है, तो ये वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा, ये दे रखा है, सी है इसका आंसर। ठीक है,
तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को पूरा सपोर्ट दें, आपके फ्रेंड्स को भी दिखाएं ये चैनल, ठीक है। और सभी मिलके ग्रो करते हैं। आप लोग अच्छे से सीखिए चीज़ों को, ठीक है, पढ़ते रहिए। और अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको लास्ट में जो भी यूनिट मेरी वीडियो देख के आपने करी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि आप हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।